हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिमांड फॉर मनी क्या होता है। देखो, बहुत ही छोटी वीडियो रखूंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए और ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम ना हो। और उसके बाद लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो लास्ट में देख लेना एक बार। देखो, डिमांड फॉर मनी का मतलब सीधा सा ये है कि आप पैसे की कितनी मात्रा को अपने पास होल्ड करते हो। ठीक है, इसे हम डिमांड फॉर मनी के अंदर बहुत बार यूज करेंगे, तो ये बात क्लियर रखना। अब देखो, जैसे ही अगर आप इन तीन चीजों को समझ जाते हो तो डिमांड फॉर मनी का पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो, सबसे पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है? इसके अंदर सारे के सारे डेली यूजेस की चीजें आ जाती हैं। हम पैसे को कितनी कितनी मात्रा में और किन किन कारणों से होल्ड करके रखते हैं। देखो, पहला कारण है कि हम डेली के खर्चों के लिए अपने पास पैसे को रखते हैं। देखो, वेजिटेबल्स चाहिए, हमें रोज के लिए खाना चाहिए बनाना है, तो उसके लिए हम क्या है, पैसे को होल्ड करके रखते हैं अपने पास। ठीक है, एक तो ये मोटिव हो गया पैसे को होल्ड करने का। दूसरा मोटिव क्या है हमारे पास? दूसरा मोटिव है प्रिकॉशनरी मोटिव। देखो, प्रिकॉशनरी मीन्स समझ आ जाता है बात से कि इमरजेंसी की बात हो रही है। मीन्स इमरजेंसी से बचने के लिए, उसके प्रिकॉशन के लिए हम यहाँ पर जो पैसा अपने पास होल्ड करते हैं। देखो, आपको कल का नहीं पता इंसान का कि कल क्या हो जाए एकदम से, तो आप उस चीज को समझकर अपने पास कुछ पैसे को इमरजेंसी फंड के रूप में रखते हो। जो पैसा आपने होल्ड किया उसी को ही हम, उस पैसे को ही हम क्या कहते हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव कहते हैं। इसका यूज क्या है कि आप पॉलिसी वगैरह खरीद के रखते हो ताकि आपके इन फ्यूचर में जैसी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है वो, जिससे आप अपने आप को प्रिवेंट कर पाओ। लास्ट आता है हमारा स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव उसे कहते हैं, इसके अंदर हम इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं जिसको हम पैसे को बढ़ा सकें। ठीक है, इसके अंदर हम सिंपली बॉन्ड को कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो केन्स हैं उन्होंने बॉन्ड्स को ही कंसीडर करने के लिए कहा है इस थ्योरी में, ताकि हम कंफ्यूजन में ना पड़े। ठीक है, बॉन्ड्स का और स्टॉक्स का बिल्कुल रिलेशन एक जैसा है। समझने के लिए आप कह सकते हो कि जैसे ही स्टॉक्स का जो प्राइस है वो बढ़ता है, उसी प्रकार से जो बॉन्ड्स है उसका प्राइस बढ़ता भी है और गिरता भी है। तो यहाँ से आप इन तीन चीज़ों को समझ सकते हो कि हम अपने जो हमारे पास जो मनी है, उस मनी को हम तीन कारणों से विभाजित कर सकते हैं। पहला, अपने दिनचर्या के कामों के लिए, डेली एक्सपेंसेस के लिए, जिसे हमने ट्रांजैक्शन मोटिव कहा। उसके बाद हमारे इमरजेंसी के लिए जो हम पैसे को इनका रखते हैं, स्टोर रखते हैं, उसको हम प्रिकॉशनरी मोटिव में इंक्लूड करते हैं। और थर्ड, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, उसे हम स्पेकुलेटिव कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल में समझ गए तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आसानी से आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे के पूरे चैप्टर में यही तीन चीजें हैं। ठीक है, अब एक एक करके इनके हर एक टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। देखो, क्या है ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव में जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अंदर सारे के सारे डेली एक्सपेंसेस को हम इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं? डेली एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं। और वो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जिनके बिना हम नहीं जी सकते। मीन्स खाने पीने की वस्तुओं की जो डेली की रिक्वायरमेंट है, उन सभी रिक्वायरमेंट्स को हम किस में कंसीडर करते हैं? ट्रांजैक्शन मोटिव में कंसीडर करते हैं। इसके अंदर एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि जितना ज़्यादा हमारे पास टाइम गैप होगा उतना ज़्यादा हमारी इनकम होगी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। मीन्स अगर मुझे 1 मंथ के अंदर पेमेंट मिलती है तो मेरी इनकम उतनी ही होगी। अगर मेरे को 3 महीनों के अंतराल में अपनी मंथली इनकम, मतलब 3 महीने के बाद जो इनकम मिलती है, वो पहले वाली इनकम से ज़्यादा होगी। ये बात सेकंड पॉइंट कहता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं। देखो, थर्ड पॉइंट एल टी बराबर में एफ वाई में। ये क्या है? एल टी क्या है? मीन्स ट्रांजैक्शन मोटिव। ठीक है, एफ क्या है? फंक्शन। और वाई क्या है? हमारी इनकम है। ठीक है, ये चीजें आपको सिर्फ बताने के लिए है कि इसके अंदर ये की पॉइंट्स हैं, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके डायग्राम को समझते हैं।
मेरे साथ साथ बनाना ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो क्लियर हों। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे मनी हेल्ड बाय ट्रांजैक्टिव मोटिव। ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद सेकंड आप यहाँ पर लिखोगे लेवल ऑफ इनकम। यहाँ पर आप लिखोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर लिखोगे सेम मनी हेल्ड बाय ट्रांजैक्टिव मोटिव। ठीक है, शॉर्ट में लिख लिया। अभी यहाँ पर आपने ये समझना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। यहाँ पर देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मनी ट्रांजैक्शन मोटिव के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपने सोच समझकर चलना है। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा ब्याज। ठीक है, ब्याज को ही हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। मान लो कि पहले था 2% का ब्याज, अब वो बढ़कर 7% का ब्याज हो जाता है। जो ब्याज है वो बैंकों में अब आपको ज़्यादा मिलने लग गया। इससे आप अपने ट्रांजैक्टिव मोटिव के अंदर जो आपने पैसे को होल्ड करके रखा है वो सारा का सारा बैंकों में तो शिफ्ट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ट्रांजैक्टिव मोटिव का क्या मतलब बताया मैंने कि डेली खर्चे, उसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन मोटिव कहते हैं। अब आप डेली खर्चों को रोककर अपने बैंकों में तो पैसा जमा नहीं करोगे, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर ज्यादा मिल रहा है, पर आप ऐसा नहीं करोगे। तो यहाँ पर आपने ये चीज को याद रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? देखो, लेवल ऑफ इनकम हमारी यहाँ पर थी। ठीक है, इनकम को हम वाई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, मनी हेल्ड बाय ट्रांजैक्शन मोटिव, हमने पैसे की मात्रा अपने पास इतनी होल्ड करके रखी, इसको हम एम से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम मीट कर देते हैं इन दोनों लाइनों को, और ये हमारे पास पॉइंट बनता है। ठीक है, फर्स्ट बात। फिर अगर आपकी लेवल ऑफ इनकम बढ़ जाती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो स्टेप्स बताए थे उसमें मैंने क्या कहा था कि टाइम गैप अगर बढ़ता है, ज़्यादा होगा, तो उससे आपकी इनकम जो है वो बढ़ेगी, और इससे अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी हेल्ड करने मीन्स होल्ड करने की कैपेसिटी जो है मनी की वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अब आपकी इनकम जो है वो बढ़ जाती है, y1 हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि आपके होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, जो पैसे को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो भी तो बढ़ी ना, तो वो हम कंसीडर कर लेते हैं, वो यहाँ पर बढ़कर m1 हो गई है, और उसको हम यहाँ पर मीट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम इन दोनों पॉइंट्स को मीट करते हैं, जैसे ही हम इन दोनों पॉइंट्स को मीट करा, तो ये जो कर्व बनी है यही हमारी क्या है? ट्रांजैक्शन मोटिव की कर्व है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? एल टी इज इक्वल टू में फंक्शन ऑफ इनकम। अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट्स में समझाया, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इतना था। ठीक है, ट्रांजैक्शन मोटिव जो आपने पैसा आपके पास रखा हुआ है वो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर m है। ठीक है, इतना आपने पैसा जो है वो होल्ड करके रख सकता है, रखा हुआ है। ठीक है, इतनी क्वांटिटी। अब जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा बढ़ेगा, देखो पहले तो इतना था, ये पॉइंट आ गया। अब जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, वो बढ़कर यहाँ पर आया, पर इससे जो हमारे पास जो मनी की जो हेल्ड करने यानी कि होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो उतनी ही रहेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने या गिरने से हमारे पास जो मनी की जो क्वांटिटी हमने होल्ड कर रखी है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल एक कांस्टेंट रेखा की तरह खड़ी रहेगी। पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा, पर वो जो हमने होल्ड करने की जो कैपेसिटी थी वो हमारी इतनी ही थी, वो हिली नहीं, क्योंकि हम अपने डेली एक्सपेंसेस को ही पूरा करेंगे, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरे। ठीक है, बात करेंगे प्रिकॉशनरी मोटिव के बारे में। देखो, इसके अंदर हम बात करते हैं इमरजेंसी फंड के पैसे को होल्ड करने के बारे में। ठीक है, उस पैसे को हम इसलिए होल्ड करते हैं ताकि अदरवाइज फ्यूचर में कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है तो इस फंड से हमें हेल्प हो जाएगी।
ठीक है, इसलिए हम इस पैसे को होल्ड करके रखते हैं। अब यहाँ पर जो एक और बात समझने वाली ये है कि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन होता है, किस किस के बीच में होता है, हमारी इनकम के बीच में और प्रिकॉशनरी मोटिव के बीच में। मनी हेल्ड बाय प्रिकॉशनरी मोटिव, यहाँ पर भी मनी हेल्ड बाय प्रिकॉशनरी मोटिव। यहाँ पर हम लिखेंगे लेवल ऑफ इनकम, यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसा हमने पहले ट्रांजैक्शन मोटिव में बनाया था, बिल्कुल वैसा ही हम यहाँ पर बनाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आर यहाँ पर है, इतनी हमारा लेवल ऑफ इनकम हमारी इतनी है, इनकम को हम वाई से डिनोट कर लेते हैं, और हमने जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो हमने इतनी रखी है, मीन्स ओ एम। तो यहाँ पर ये लगा देते हैं फर्स्ट पॉइंट। मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है, जो आप प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए जो पैसा है उसे भी बढ़ाओगे, तो जैसे ही हमारी इनकम y1 हो गई, तो आपने पहले इतनी होल्ड करी थी क्वांटिटी ऑफ मनी, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ गई उससे उसी हिसाब से जो आपकी जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, मीन्स m1 हो जाएगी। और जैसे ही हम इन दो लाइन्स को मिलाते हैं तो हमारे पास ये जो कर्व बनती है, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मीट करेंगे, जो हमारे पास कर्व आएगी वही कर्व हमारी क्या होगी, प्रिकॉशनरी मोटिव होगी। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने यहाँ पर रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ रखा, और जो हमारी मनी होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर इतनी है, ओ एम है। ठीक है, इतनी थी, इसको हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। ठीक है, इसको हम दूसरे पेन से डिनोट कर लेते हैं। मनी को होल्ड करने की कैपेसिटी इतनी है। ठीक है, अब भी आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हाई हो गया, बढ़कर R1 हो गया, पर फिर भी जो आपने होल्ड करने की, जो आपकी होल्ड करने की कैपेसिटी है तब भी उतनी की उतनी ही रही। मैं यहाँ पर सिंपल सी बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके प्रिकॉशनरी मोटिव की लाइंस पर। मीन्स यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से या कम होने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता प्रिकॉशनरी मोटिव पर। जो प्रिकॉशनरी मोटिव है वो एक तरह से कांस्टेंट रहेगा। अब एक बात खुद सोच के देखो, प्रिकॉशनरी मोटिव क्या था? प्रिकॉशनरी मोटिव वो था जिसके अंदर हम इमरजेंसी के लिए अपने पास पैसे को होल्ड करके रखते हैं। मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज की दरें हैं वो बढ़ जाती हैं, 7% हो जाती है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इधर से पैसे निकाल के इधर ट्रांसफर कर दोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि वो आपने पैसा सेव ही इसलिए किया है ताकि इमरजेंसी के वक्त आपको उसकी जरूरत पड़े तो वहां से आप निकाल पाओ। ठीक है, मेन बात आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है कि प्रिकॉशनरी मोटिव के अंदर आपने जितना पैसा रखा है वो आप उसको नहीं निकाल लोगे, क्योंकि आप इन फ्यूचर का कुछ नहीं पता कि आप फ्यूचर में क्या होगा। इस चीज को सोचकर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पर ये चीज जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। यही था हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव का कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव। देखो, स्पेकुलेटिव मोटिव में मैंने आपको बताया था कि स्पेकुलेटिव मोटिव में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बॉन्ड्स के बारे में। मींस बॉन्ड का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आपने समझना है। यहाँ पर बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग, अगर आप इस चीज को समझ जाते हो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड्स होते हैं उनका अगर प्राइस बढ़ता है तो हमारा इंटरेस्ट रेट का जो प्राइस है वो गिरेगा। जैसे ही बॉन्ड का जो प्राइस है वो गिरेगा तो हमारा इंटरेस्ट रेट का जो प्राइस है वो बढ़ेगा। मीन्स यहाँ पर हम इस चीज से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इनवर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है, किसके बीच में? बॉन्ड्स और इंटरेस्ट रेट के बीच में।
अगर आपको ये मेन बात समझ में आ जाती है तो आपको इसका जो डायग्राम है वो भी समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर जो केन्स हैं, क्या कहा मैंने, यहाँ पर जो केन्स हैं उन्होंने सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कहा है। देखो, जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्टॉक्स की तरह होते हैं, मीन्स स्टॉक्स का जैसे प्राइस बढ़ता है गिरता है, वैसे ही बॉन्ड्स का जो प्राइस है वो बढ़ता है गिरता है। जो केन्स है उन्होंने इस थ्योरी के अंदर स्पेकुलेटिव मोटिव के अंदर बॉन्ड को कंसीडर किया है। ठीक है, अब इसके डायग्राम को हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पर आपने लिखना है स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। यहां पर लिखना है आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर आपने जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी लिखा है वो ये जो बातें लिखी है, यहाँ पर मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो भी हमने इनवर्स रिलेशन देखने को मिला है ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन को बताता है। क्या बताता है? फ्यूचर की प्रेडिक्शन को बताता है कि फ्यूचर में क्या होगा, कि अगर बॉन्ड्स का प्राइस बढ़ता है तो फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो गिर जाएगा। ठीक है, अगर फ्यूचर में बॉन्ड्स का प्राइस जो है गिर जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा फ्यूचर में। ठीक है, ये बात क्लियर रखनी है आपने। फिर यहाँ पर अभी देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इतना है, एक बार बिड में रख लेते हैं। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसको आप स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ना समझ के बॉन्ड्स को समझो। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, तो जो मनी की जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो आप इतनी रखोगे। ठीक है, इसको हम एम से डिनोट कर देते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्या कहा मैंने, इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बढ़ जाता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो हम अपने पास, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो बॉन्ड्स क्या है, फ्यूचर में क्या है, कम हो जाएंगे। इसका मतलब फ्यूचर में कम हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या समझ के चलना है कि बॉन्ड्स नीचे हैं, तो आपके पास जो मनी की जो क्वांटिटी पहले इतनी थी ना, आप इतनी क्वांटिटी रख रहे थे अपने पास होल्ड करके, वो क्वांटिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब वो क्वांटिटी M1 हो जाएगी, मीन्स यहाँ पर हो जाएगी OM1। ठीक है, कैसे हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कम कर देते हैं, क्या करा मैंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को जैसे ही हम कम कर देंगे, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने क्या करा, कम कर दिया, तो फ्यूचर में बॉन्ड्स क्या है, बढ़ेंगे। अगर फ्यूचर में बॉन्ड्स का प्राइस जो बढ़ेगा तो मैं अपने पास लिक्विड फॉर्म में वो पैसे की मात्रा को ज़्यादा रखूंगा ताकि मैं अपने बॉन्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाऊँ। तो जो लिक्विड क्वांटिटी में जो पैसे रखने की बात है वो यहाँ पर हो रही है ना, तो मैं इतनी क्वांटिटी को होल्ड कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक मिनट में दूसरा पेन ले लेता हूँ। अब यहाँ पर ये जो हमारे पॉइंट्स आए हैं, ये जो पॉइंट्स बने, अगर जैसे ही हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये जो कर्व बनती है यही हमारी क्या है, कौन सी कर्व है, स्पेकुलेटिव कर्व है। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये सबसे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हम मान के चलते हैं कि इसके बाद हम पैसे को होल्ड नहीं कर सकते। तो आगे क्या होगा, अगली जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पर आएगा, उससे अगला यहाँ पर आएगा, जितना भी पैसा मैं यहाँ पर कर दूंगा सारा का सारा ट्रांसफर। पर ये जो लाइन बनी है, क्या बोला मैंने, ये जो लाइन बनी है ना, ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर आके जो ये स्ट्रेट लाइन बनी है, यहाँ इस लाइन को हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो स्पेकुलेटिव मोटिव को। ठीक है, इसके अंदर हम इन्वेस्ट कर दें ताकि हम अपने पैसे को बढ़ा सकें। मेन बात आपकी ये थी कि फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं, बॉन्ड अगर बढ़ता है, बॉन्ड का जो प्राइस है वो बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट का जो प्राइस है वो गिर जाएगा। इसके अंदर हमने इनवर्स रिलेशन को देखने को मिला है। और जो केन्स है वो यहाँ पर हमें कंफ्यूजन में ना डालकर वो कहते हैं कि सिर्फ यहाँ पर सोच के चलो कि हम बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया है, बॉन्ड्स को कंसीडर किया है और मनी को, बस दो चीज़ों को कंसीडर किया है। ठीक है, उसके हिसाब से हमने इस पूरे के पूरे डायग्राम को डिटेल में समझा है।
अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।